हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तहमू एंड वेलकम टू बैंकर्स गाइड। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस पर है। सो लेट्स स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैंक। ये बेसिकली क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो क्या है, बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स। बैंक करता क्या है, डिपॉजिट लेता है और लोन देता है। तो वही इसके डेफिनेशन है, और जो उसकी डेफिनेशन है वही इसके फंक्शंस है। क्या, द फंक्शंस ऑफ ए बैंक इज टू कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड लैंड दोज डिपॉजिट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। लोगों से पैसा लेना और उसी पैसे को एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए लोन प्रोवाइड करना। सो वही इसके फंक्शंस हैं। सो द नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस। सो वही जो मैंने बताया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना, एंड प्रोवाइड डिमांड विड्रॉल फैसिलिटी। आप जब भी जाके अपने बैंक में पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं विड्रॉ कर सकते हैं। एंड ग्रांटिंग लोन्स, लोन देना लोगों को, जनरल पब्लिक को। एंड इशूइंग ऑफ ड्राफ्ट, तो जैसे डिमांड ड्राफ्ट हो गया, इसमें क्या होता है, हम किसी और के बिहाफ पर पैसे जमा करके वहाँ से डीडी ले सकते हैं, और जाके उन्हें देने के बाद वो जाके बैंक में इसको विड्रॉ कर सकते हैं। सो इसे बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। सो प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विथ लॉकर फैसिलिटीज एंड डीलिंग विथ फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराना है तो भी आप बैंक में जाके करा सकते हैं। सो ये फंक्शंस हो गए, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड लोन्स एक्सेट्रा। सो टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक के टाइप्स कौन कितने हैं, दो तरह के, एक और दो। एक है शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक्स में कौन कौन से आते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में भी 5 के टाइप्स हैं। कौन से, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड आरआरबी, जिसको हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। सो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक के दो टाइप्स कौन कौन से हो गए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सॉरी इसका डिफरेंस देखते हैं, किसका, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक का। सिंपल है, शेड्यूल्ड बैंक्स की डेफिनेशन क्या है, शेड्यूल्ड बैंक्स वो जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड होते हैं, उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड। और जो सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं होते वो है नॉन शेड्यूल्ड। सो बोरोइंग ऑफ फंड्स। सो जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं इनको ऑथराइजेशन होता है कि वो रिजर्व बैंक से पैसा बोरो कर सकते हैं, मतलब रिजर्व बैंक से, आरबीआई से लोन ले सकते हैं, बट नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स नहीं ले सकते। और इसके एग्जांपल्स हैं प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, और नॉन शेड्यूल्ड लोकल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। So the next, what are the types of scheduled commercial banks and explain in short. Short क्यों, क्योंकि हमें इंटरव्यू में हर क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में देना होता है। सो जस्ट सिंपल सी डेफिनेशन है, पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक जिसमें मेजॉरिटी स्टेक मतलब 51% या फिर उससे ज्यादा का जो शेयर होल्डिंग होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, तो वो होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। सो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, केनरा बैंक एक्सेट्रा। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से हैं, जिसमें मेजॉरिटी स्टेक किसके पास होता है, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के पास होता है, जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक वगैरह। एंड द फॉरेन बैंक्स कौन से हैं, द बैंक दैट आर हेडक्वार्टर्ड इन डिफरेंट कंट्री बट हैव ऑपरेशंस इन इंडिया। जो अदर कंट्री के जो भी बैंक्स होते हैं जिनका हेडक्वार्टर दूसरे कंट्री में होता है, बट वो अपनी ब्रांचेस इंडिया में ओपन करके बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, सो उनको बोलते हैं फॉरेन बैंक्स, जैसे फॉर एग्जांपल एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक्सेट्रा। एंड फोर्थ वन इज आरआरबी। सो रीजनल रूरल बैंक्स क्या है, regional rural banks were established to ensure efficient institutional credit for agriculture and other rural sectors. RRBs are owned by the government of India 50% and state government 15% and sponsor back 35%. So RRBs क्या है, जो रूरल डेवलपमेंट या फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए स्टैब्लिश किए गए हैं, वो है आरआरबी। सिंपल सी डेफिनेशन है,
सिर्फ रूरल मतलब गरीबों के जो भी नीचे तबके के लोग होते हैं उन तक बैंकिंग की सर्विसेज को पहुंचाने के लिए। सो इसी को बोलते हैं रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए और स्पेशली एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इन बैंक को स्टैब्लिश किया गया है। तो वही बैंक है आरआरबी। और ये इसमें जो शेयर होल्डिंग होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 50% की होती है एंड स्टेट गवर्नमेंट की 15% एंड स्पॉन्सर बैंक की 35%। याद रखिए ये जो शेयर होल्डिंग है ये आरआरबी के इंटरव्यू में बार बार पूछी जाती है, तो ये आप। So the next, how do you think banks are the backbone of Indian economy? So बैंक इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन हैं, तो ये कैसे आप बता सकते हैं? तो ये भी एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। So simply banks are the backbone of any economy. So banks are essential for economic growth because they offer financial support to those in need, whether they may be people, businesses, governments or entire sector. So बैंक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पैसा फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। किस तरह से? जिसको भी पैसे की नीड होती है उसको पैसा देते हैं, कोई भी इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो या कोई या फिर गवर्नमेंट्स हो, एंटायर सेक्टर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। सो जब मुझे क्वेश्चन पूछा गया था तो सिंपली मैंने जो जो आंसर किया था तो वो मैं बता रही हूँ। सो जब मुझे क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने बस उनको ये बता दिया कि अगर बैंक्स सस्ता लोन देंगे तो ये बिजनेसमैन क्या करेंगे, जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। अगर सस्ता लोन मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट कोई भी लोन ज़्यादा बोरो करेगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो क्या होता है, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसके लिए क्या होता है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लोगों को हायर करते हैं। सो उनको वेजिस प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है, वेजिस प्रोवाइड करने से लोगों के पास इनकम आने लगती है, लोगों के हाथ में पैसा होने लगता है, तो लोग ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। जब पहले लोग 100 रुपये का खर्च करते थे तो मार्केट में डिमांड भी 100 रुपये की होती थी। जब लोगों के हाथ में 100 रुपये होगा तो 100 रुपये ही खर्च करेंगे तो डिमांड भी उतनी ही। बट अब मान लीजिए अब लोगों के हाथ में 200 रुपये आ गया तो 200 रुपये की डिमांड बढ़ गई, बट मार्केट में सप्लाई कितना है, 100 का है। तो क्या होगा, जब डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली घट जाता है। ये लॉ ऑफ डिमांड आप भी जानते हैं। जब सप्लाई घट जाता है तो क्या होता है, इंडस्ट्रीज को अपना प्रोडक्शन फिर से बढ़ाना होता है सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। सो फिर से बैंक से पैसा लेके फिर से इन्वेस्ट करते हैं। सो फिर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, उसके लिए फिर से मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, फिर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो फिर से लोगों के वेजेस बढ़ेंगे। तो एक सर्कल ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। सो इस तरह से मैंने आंसर किया था। तो इस तरह से क्या होता है, जब पैसा लोगों के हाथ में आएगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या है, देश हमारे कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। सो इस तरह से हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में बैंक्स एक अहम रोल अदा करते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना आंसर किया था। सो द नेक्स्ट इज, हाउ विल बैंक्स अर्न प्रॉफिट? सो बैंक्स प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं, ये आप भी जानते हैं। डिपॉजिट लेते हैं लोगों को, दैट क्लाइंट बैंक बोरो मनी फ्रॉम द डिपॉजिट दैट क्लाइंट्स मेक इन देयर सेविंग्स एंड और करंट अकाउंट। सो जो भी लोग उनके बैंक में डिपॉजिट करते हैं सेविंग्स और करंट अकाउंट में, सो उसको क्या करते हैं, उसको लोगों को उस मनी से लोन देते हैं। तो इस तरह जब लोन देते हैं उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं, और जो फिक्स और रिकरिंग डिपॉजिट में रखते हैं उससे भी लोन प्रोवाइड करके उससे भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं। सो इस तरह से बैंक्स अर्न बाय चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज होम लोन्स, पर्सनल लोन्स एंड कार लोन्स एक्सेट्रा। सो इसी पैसे को इस तरह से अलग अलग टाइप्स के लोन्स देकर उसमें इंटरेस्ट अर्न करते हैं। सो इस तरह से क्या है, बैंक्स अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। और दूसरी तरह से कैसे, जैसे अदर सर्विसेज से, जैसे चेकिंग अकाउंट मेंटेनेंस, तो जो भी अकाउंट मेंटेन करते हैं उसका भी ईयरली चार्जेस कुछ लेते हैं। ऑनलाइन बिल पेमेंट में कुछ कुछ लेते हैं। एंड एटीएम ट्रांजैक्शन में होता है ना कि पहले 3 या 5 फ्री होते हैं, उसके बाद चार्जेस लगाते हैं। तो इस तरह से भी अर्न करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, वो है इंटरेस्ट स्प्रेड किसे कहते हैं? इंटरेस्ट स्प्रेड, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो बस आपको इतना याद रखना है, जो बैंक कस्टमर्स के पास से जो भी डिपॉजिट लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं, और वही लोन प्रोवाइड करते हैं, जो डिपॉजिट लेके लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट लोगों को चार्ज करते हैं। सो जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो हाई होता है।
ज़्यादा होता है और जो इंटरेस्ट को पे करते हैं कस्टमर को वो क्या होता है, कम होता है। तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होता है ना, तो उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड। सो आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट स्प्रेड से बैंक जो है प्रॉफिट अर्न करते हैं, और अदर सर्विसेज जैसे अकाउंट मेंटेनेंस, ऑनलाइन बिल एंड एटीएम ट्रांजैक्शन। तो आपको जब पूछेगा कि इंटरेस्ट स्प्रेड किसे कहते हैं, तो बस आपको सिंपली बता देना है जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करते हैं और जो लोन्स पर इंटरेस्ट देते हैं, तो उसका जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड। सो द नेक्स्ट इज व्हाट आर द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बैंक। बस जो असेट्स जो भी बैंक की प्रॉपर्टी है, लायबिलिटीज जो बैंक के पास है, जो लोगों का पैसा जो बैंक के पास है उसी को बोलते हैं लायबिलिटीज। सो द असेट्स आर आइटम दैट द बैंक ओन्स। वहीं जो बैंक जिसका मालिक होता है वो असेट्स हो गए। दिस इंक्लूड्स लोन्स, सिक्योरिटीज एंड रिजर्व। जो बैंक रिजर्व में पैसा रखता है और जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वो बैंक का ही पैसा था जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, और जो लोगों को लोन देता है वो वापस आना था। तो ये सब हो गए बैंक की assets। and the liabilities are items that the bank owes to someone else, जो लोग दूसरे का बैंक के पास होता है, इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स एंड बैंक बोरोइंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन। तो डिपॉजिट जो कस्टमर्स बैंक में अपने सेविंग हो या आरडी या एफडी में जो रखता है, एंड बैंक बोरोइंग मतलब बैंक जो दूसरे बैंक से पैसा बोरो करता है या फिर आरबीआई से बोरो करता है। सो ये सब हो गए बैंक के लायबिलिटीज। ये होगा एसेट एंड लायबिलिटीज, वही जो मैंने बताया, जो बोरोअर जो लोन बैंक प्रोवाइड करता है और उस पर जो लोन लेता है, तो ये जो बैंक का होगा, तो ये हो गया बैंक का एसेट। लायबिलिटीज जो डिपॉजिट लोगों का बैंक में होता है और जिस पर बैंक को डिपॉजिट प्रोवाइड पे करना होता है, तो हो गया लायबिलिटीज। और जो इनका डिफरेंस आता है तो वो होता है बैंक का प्रॉफिट। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।